स्टार्ट। हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। जैसे कि आपको पता है, मैंने इसमें इकोनॉमिक्स की एक सीरीज चलाई थी जिसमें पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स जो आपके एसएससी के लिए या अन्य डिफेंस एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, वो सारा इसमें कवर कर रहा हूँ। इसमें एक या दो वीडियो और आएंगे, उसके बाद ये पूरी इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगी। तो इसी में आज मैं आपको इसमें एक और आगे लेके चल रहा हूँ, एक टॉपिक आगे। फिलहाल आपको पीछे स्लाइड में दिख रहा होगा ये, इसमें आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है तो यहाँ पे दिखेगी आपको iexambee.com। यहाँ पे जाने के बाद आप हमारे एसएससी के लिए डेडिकेटेड कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। आपको पता होगा सीजीएल के लिए नोटिफिकेशन आया जिसकी टेंटेटिव डेट्स अप्रैल में है। ठीक है, तो अगर आपको उसकी तैयारी करनी है तो उसके लिए आप एनरोल कर सकते हैं। NY40 ये कोड डालेंगे तो आपको 40% का ऑफ मिलेगा और एक नॉमिनल से प्राइस में आपको वहां पे एक बेहतरीन कोर्स देखने के लिए मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप वहां पे जाएंगे, परचेज करेंगे और अपनी तैयारी iexambee के साथ आगे बढ़ेंगे। फिलहाल मैं बढ़ता हूं आगे। इकोनॉमिक्स में हम लोग काफी चीजें कवर कर चुके हैं। आज एक और टॉपिक जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ मार्केट। जो मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, मोनोपोली, आपने ऐसे टर्म सुनी होंगी। ये सारी मार्केट्स को हम देखेंगे एग्जाम रिलेटेड। बहुत डीप नहीं जाऊंगा इसमें, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं और जहां से बनते हैं वही चीज इसमें पढ़ाने का ट्राई करूंगा, वही चीज इसमें बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक देखेंगे या अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, वो एक आपके जनरल नॉलेज के लिए रहेगा। यहाँ पे इकोनॉमिक्स से पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है केवल वही मैं बताऊंगा अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। बढ़ते हैं आगे, टाइम वेस्ट नहीं करते। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ मार्केट की बात करें। टाइप्स ऑफ मार्केट कौन कौन सी होती हैं? आपने नाम सुने होंगे, मोनोपोली होती है, मोनोपोलिस्टिक होती है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होती है, ओलिगोपोली होती है। तो ये सब कुछ मार्केट्स होती हैं। इनके कुछ बेसिक पॉइंट्स जो एग्जाम में रेलेवेंट है देख लेते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ मोनोपोली की। मोनोपोली मतलब क्या होता है? एकाधिकार। आपको पता होगा मोनोपोली हर वो चीज जिसपे किसी एक ही पक्ष का एक अधिकार हो जाए तो उसको मोनोपोली होते हैं, उसको एकाधिकार बोला जाता है। इससे पहले मार्केट क्या है समझ लेते हैं। मार्केट कोई भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वो वर्चुअल भी हो सकता है और फिजिकल फॉर्म में भी हो सकता है, जहां पे खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों उपस्थित रहेंगे। मार्केट कभी भी एक ही पार्टी से नहीं बनेगा, यानी केवल खरीदने वाला ही नहीं होगा या फिर केवल और केवल बेचने वाला वहां पे नहीं होगा। दोनों का उपस्थित होना जरूरी है और एक प्लेटफॉर्म का होना जरूरी है, एक माध्यम का होना जरूरी है। पहले के टाइम पे जब ये सब चीजें डिजिटल नहीं थी, ऑनलाइन नहीं था, एक प्लेस होता था जहां पे खरीदने वाले जाते थे, बेचने वाले वहां पे होते थे, तो वो सब चीजें होती थी। आज के टाइम पे वो तो तरीका है ही, ट्रेडिशनल तरीका है मार्केट का। साथ ही साथ आज आप देखते हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, सारी की सारी होती हैं जिसमें आप भी होते हैं मौजूद और बेचने वाले भी मौजूद होते हैं। और वहां पे एक प्लेटफॉर्म का, एक माध्यम का काम कौन करता है? वो सारी वेबसाइट्स वो काम करती है। ऑनलाइन माध्यम से भी एक मार्केट क्रिएट हो चुकी है। तो ये होती है मार्केट, जहां पे इन तीनों का होना जरूरी है, खरीदने वाले का, बेचने वाले का और एक माध्यम का होना बेहद जरूरी है, वो मार्केट। तो उन्हीं के टाइप्स की बात करेंगे तो क्या क्या होती है। तो पहली वाली है मोनोपोली। मोनोपोली जैसे कि मैंने आपको बताया एकाधिकार। यहाँ पे किसी एक पक्ष का अधिकार रहेगा उस मार्केट में। तो वो किस पक्ष का अधिकार रहेगा? जाहिर सी बात है बेचने वाले के अधिकार की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। बेचने वाले का अधिकार इसमें रहेगा। क्या क्या इसके बेसिक पॉइंट्स है? इसमें डिफरेंशियल प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं। डिफरेंशियल प्रोडक्ट्स मतलब अगर आपको वो चीज चाहिए तो आपको वहीं पे जाना पड़ेगा, उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं रहेगा। अब वो चीज किसी और के पास आपको नहीं मिलेगी, आप कहीं और जाके उसको नहीं पा सकते हैं। तो ये होते हैं डिफरेंशियल प्रोडक्ट्स। तो अगर आपको ऐसे प्रोडक्ट्स पाने तो आपको वहां जाना पड़ेगा। तो उन पे जो लोग होते हैं उनकी मार्केट को बोलते हैं हम लोग मोनोपोली मार्केट बोला जाता है। वहां पे उनकी मोनोपोली होती है। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल। ठीक है, एंट्री एंड एग्जिट हैज रेस्ट्रिक्शंस। वहां पे इजीली आपको मार्केट में एंट्री नहीं मिलेगी, मतलब बेचने वालों को, और ना ही इजीली एग्जिट मिलेगा, यानी कि बेचने वालों को। ठीक, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। सेलर इस प्राइस में, अगर जाहिर सी बात है जब वहां पे उसकी मोनोपोली है तो अपने हिसाब से, अपने फायदे के हिसाब से उस प्राइस को वहां पे तय करेगा। तो हम उसको क्या बोलेंगे? प्राइस मेकर। अगर वो कस्टमर के हिसाब से, कंज्यूमर के हिसाब से प्राइस को लेगा, उसको बोलते हैं प्राइस टेकर। ये अपने हिसाब से प्राइस को तय करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? प्राइस मेकर बोला जाता है। ये क्वेश्चन बनते हैं। इन दिस काइंड ऑफ मार्केट सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स आर फाउंड। जैसे मैंने बताया, यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट बेचा जा रहा होगा उस पर किसी एक का अधिकार रहेगा, तो वहां पे क्या होगा? उसकी मोनोपोली रहेगी, यानी कि सिंगल सेलर रहेगा, खरीदने वाले बहुत ज्यादा लोग होंगे, इसीलिए उसकी मोनोपोली वहां पे चल रही है। समझ रहे हैं? तो इसको बोलते हैं, यहाँ पे क्या होता है? सिंगल सेलर होता है और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। इसका बहुत बेस्ट एग्जांपल अगर आपको देखना है तो इंडियन रेलवेज, इससे अच्छा एग्जांपल नहीं हो सकता है। इंडियन रेलवेज आपको पता हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको चलाती है, वहां पे कोई और प्राइवेट कंपनीज में अभी तक नहीं है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या मोनोपोली है, अपने हिसाब से रेट्स तय करती है, अपने हिसाब से सब कुछ करती है, मैनेज करती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंडियन रेलवेज का एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल किस चीज का है? ये मोनोपोली का ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। अगली मार्केट ओलिगोपोली देखते हैं। ओलिगोपोली इसी में एक कदम और एक थोड़ा सा, मतलब आपको आप मॉडिफाई कर दोगे तो ओलिगोपोली बन जाता है। मतलब कहने का क्या है, जैसे यहाँ पर क्या था
इसमें सिंगल सेलर होता था और लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे सेलर्स की संख्या कुछ बढ़ जाती है। बहुत ज्यादा सेलर्स यहाँ पे भी नहीं रहेंगे और ना ही सिंगल रहेगा, कुछ मात्रा में सेलर्स रहेंगे, एक लिमिटेड नंबर में वहाँ पे सेलर्स होते हैं। यहाँ लिखा होगा कहीं पे मैंने, फ्यू सेलर्स अवेलेबल रहेंगे और बायर्स यहाँ पे भी लार्ज नंबर के रहेंगे। यहाँ पे सिंगल यहाँ पे कुछ मात्रा में बढ़ जाते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, क्या बोलते हैं इसको, ओलिगोपोली बोलते हैं। जो सिंगल, इसमें कुछ सेलर्स हैं, जो फ्यू सेलर्स हैं, बेचने वाले हैं, ये लोग क्या करते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं और ग्रुप बना करके एक दूसरे पे डिपेंड होकर के प्राइस को तय करते हैं कि कस्टमर हमारे पास किसी के पास भी आए तो फायदा सबका बराबर होना चाहिए। तो उस हिसाब से लोग एक आपस में एग्रीमेंट करके बात करके अपना प्राइस तय करते हैं। तो इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, कार्टेल बोला जाता है। अपने नाम से होगा कार्टेल, तो इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, हम लोग कार्टेल बोलते हैं। प्राइस मेकिंग पॉलिसी यहाँ पे क्या रहती है, इंटरडिपेंडेंट रहती है, एक दूसरे पे डिपेंड हो, एक दूसरे से बातचीत करके लोग प्राइस को तय करते हैं। कहाँ पे, ओलिगोपोली में। समझ रहे होंगे इस चीज को। तो सेलर्स मेक ग्रुप हेयर, कार्टेल दे फिक्स द प्राइस, ये सब बता दिया, ये हो गया। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, एयरलाइन। अगर आपको पता होगा, अगर आप अगर रहते होंगे, जाहिर सी बात है, एयरलाइन में बहुत ज्यादा कंपनीज नहीं है, कुछ फ्यू ही कंपनीज को ही हम यहाँ पे सेलर्स बोलेंगे, ठीक है। तो कम ही कंपनीज हैं, लिमिटेड नंबर में वो कंपनीज हैं। अगर आप सेम क्लास में अगर मतलब आप अगर सफर कर रहे हैं, इकोनॉमी में किसी में भी कर रहे हैं सफर, तो अगर वो सेम क्लास में कर रहे हैं तो लगभग सभी का क्या होगा, प्राइसिंग पॉलिसी लगभग सेम ही रहती है। कुछ ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन लगभग वो सेम रहता है, आप किसी में भी चले जाओ। तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल किस चीज का है, एयरलाइन ओलिगोपोली का। यहाँ पे लिमिटेड यानी कि कुछ नंबर्स में सेलर्स होते हैं, लेकिन उसमें बायर्स या फिर उसकी सर्विस लेने वाले लोग बहुत ज्यादा होते हैं। ओलिगोपोली में सेलर्स क्या होंगे, कुछ संख्या में होंगे, फ्यू सेलर्स रहेंगे और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स रहते हैं। इससे थोड़ा सा एक कदम आगे, यानी कि एक इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके बना दिया गया है। समझ रहे हैं, मोनोपोली में केवल एक सेलर रहेगा, यहाँ पे कुछ सेलर रहेंगे जो एक जैसा प्रोडक्ट बेच रहे होंगे। तो ये ओलिगोपोली था। इसके बाद बात करते हैं कि इसकी मोनोपोलिस्टिक की। मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली नहीं है, ये मोनोपोलिस्टिक है। तो मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है, डिफरेंशियल प्रोडक्ट्स यहाँ पे बेचे जाते हैं, इनका भी कोई क्लोज्ड सब्स्टिट्यूट एकदम से अवेलेबल नहीं मिलेगा। और लार्ज नंबर्स, यहाँ पे क्या होते हैं, सेलर्स भी बहुत ज्यादा होंगे, खरीदने वाले भी बहुत ज्यादा होंगे, और जिनको खरीदना है तो वही प्रोडक्ट खरीदने का मन कर रहा है, इसलिए लोग वहां पे जा रहे हैं। और जो प्रोडक्ट उनको खरीदना है वो उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होगा, अगर उनको वो खरीदना है तो वहीं पे जाना पड़ेगा। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होगा, ब्रांडेड आइटम्स। आपने देखा होगा इंडिया में या कहीं पे भी ब्रांडेड आइटम्स के जितने भी शोरूम्स होते हैं, अगर आपको वहां पे जाके खरीदना है तो आप वहीं जाके खरीदते हो, उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट आपके लिए अवेलेबल मार्केट में नहीं होता है, वैसा प्रोडक्ट आपको एकदम से दूसरा नहीं मिल सकता। तो ये क्या होती है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट्स होती है। इसका एग्जांपल क्या होगा, ब्रांडेड आइटम्स होगा। इसमें भी आप क्या देखोगे, आपको खरीदना है तो वहीं जाके खरीदना है, कहीं आपको वो नहीं मिलेगा। इसका मतलब आपको डिपेंड होना पड़ेगा उनके ऊपर, यानी कि जो बायर्स रहेंगे, जो सेलर्स रहेंगे, वो अपने हिसाब से प्राइस को तय करेंगे और वहां पे आप बार्गेनिंग नहीं करोगे। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि प्रोडक्ट मेरे को ऐसा कहीं दूसरा मिलने वाला नहीं है, तो जो प्राइस पे बेचेगा उस प्राइस से मेरे को खरीदना पड़ेगा। तो इसमें भी क्या होता है कि प्राइसिंग पॉलिसी, ये लोग प्राइस मेकर्स होते हैं एक तरीके से, ठीक है, ब्रांडेड आइटम। इसलिए आप देखते हो मॉल में जाते हैं, आप कभी बार्गेनिंग नहीं करते। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि ये इसका सब्स्टिट्यूट मेरे को मिलने वाला नहीं है, अगर खरीदना है तो मेरे को यहीं से खरीदना है, तो इसी प्राइस में खरीदना पड़ेगा, इसलिए आप बार्गेनिंग वहां पे नहीं करते हो। तो ये क्या होती है, मोनोपोलिस्टिक होती है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, ब्रांडेड आइटम्स हो जाएगा। इसके बाद परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की बात करते हैं। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट देखने में आपको बहुत सहज लगेगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं। देखते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स आर सोल्ड, जितने भी बेचने वाले होंगे सब सेम प्रोडक्ट ही बेच रहे होंगे, एक जैसा प्रोडक्ट बेच रहे होंगे। अगर मान लो मैं कोई पेन बेच रहा हूँ, ये वाला पेन, तो ऐसा ही पेन सारे के सारे मार्केट में जितने भी होंगे सब बेच रहे होंगे। एंट्री एग्जिट हैज फ्रीडम, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, इसमें खरीदने वाले भी ज्यादा होंगे, बेचने वाले भी ज्यादा होंगे। तो आप खुद ही सोच के बताओ, आप खरीदने जाओगे, एक सेलर के पास गए, अगर उसने आपके हिसाब से प्राइस तय नहीं किया तो आप कहोगे कोई बात नहीं, मैं दूसरे पे चले जाऊंगा, क्योंकि मेरे को ये चीज वहां पे भी मिल रही है। उसने भी नहीं किया तो आप तीसरे पे चले जाओगे, तो क्योंकि आपको वो चीज पहले दो में नहीं मिल रही थी, तो आप कहोगे चल कोई बात नहीं, अगर आप हमें मेरे प्राइस पे नहीं दे रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं कहीं और चले जाऊंगा। तो यहाँ पर जो सेलर्स होंगे क्या हो जाएंगे, प्राइस टेकर्स हो जाएंगे। उनको कंज्यूमर के हिसाब से, कस्टमर के हिसाब से अपना प्राइस तय करना पड़ेगा। समझ रहे हैं इसी से, क्योंकि वो होमोजीनियस प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, अगर आपके पास नहीं तो कोई और उसको बेचना शुरू कर देगा, ठीक है। तो कोई और अगर इसको बेचेगा तो वहां पे जाके वो खरीद लेगा। इसीलिए क्या बोलते हैं यहाँ पे, सेलर्स क्या होते हैं, प्राइस टेकर्स होते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। स्लाइड चलेगी, थोड़ा अंधेरा लग रहा होगा, अभी आ जाएगी, ठीक है। लेकिन ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है, ऐसा मार्केट में होता नहीं है। ये मैंने आपको पहले बोला कि एक इमेजिनरी सिचुएशन है, ऐसा होता नहीं है।
अगर आप यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि आप खरीद जो बेचने वाले हैं सेम प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, तो वो लोग भी तो एक जैसे वहां पे वो लोग कार्टेल एक ग्रुप बनाते थे ओलिगोपोली में, ये भी तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर पाएंगे। क्यों? वहां पे फ्यू नंबर ऑफ बायर्स सेलर्स होते थे, ठीक है, वहां पे फ्यू नंबर ऑफ सेलर्स होते थे। तो जो फ्यू नंबर ऑफ सेलर्स हैं वो लोग आप लिमिटेड होते थे, वो सारे के सारे ग्रुप बना सकते हैं। यहाँ पे लार्ज नंबर में है, इतनी संख्या में है कि वो लोग एक दूसरे को खुद ही नहीं जानते होंगे, तो जब जानते हैं तो ग्रुप कैसे बना लेंगे? तो इसीलिए उनके बीच में इंटरडिपेंडेंसी नहीं रहती है। ये कंज्यूमर के हिसाब से, कस्टमर के हिसाब से अपने प्राइस को तय करते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं लोग? प्राइस टेकर्स कहलाते हैं। ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है। बोर्ड तो आपको क्लियर दिख रहा होगा ना, मैं भले ना दिखूं, ठीक है, बोर्ड आपको दिख रहा है तो ये ज्यादा अच्छी बात है। उसके बाद ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है, आपको समझना है, ठीक है। बाइलेटरल मोनोपोली क्या होती है? बाइलेटरल मोनोपोली मतलब एकाधिकार, दो लोगों का, दो पक्षों का एकाधिकार हो जाएगा। इसमें क्या होगा? सिंगल सेलर रहेगा और सिंगल बायर रहेगा, यानी कि खरीदने वाला भी एक ही है, बेचने वाला भी एक ही है। बेचने वाला कहेगा यार अगर मैंने इसको नहीं बेचा तो कोई और तो खरीदने वाला है नहीं, ठीक है, अगर खरीदना तो इसको खरीदना, कोई और तो खरीदने वाला है नहीं, तो मेरा जो आइटम है वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। और जिसको खरीदना है वो भी ये बोलेगा कि अगर मेरे को खरीदना है तो मेरे को इसी से खरीदना पड़ेगा, कि कहीं और मेरे को मिलने वाला नहीं है। तो दोनों की मोनोपोली यहाँ पे देखने को मिलेगी, इसकी भी मिलेगी और इसकी भी मिलेगी। दोनों को लगता है कि बेचने के लिए मेरे पास केवल यही व्यक्ति है जिसको मैं बेच सकता हूँ, किसी और को मैं बेच नहीं सकता। खरीदने वाला कहेगा कि यार खरीदने के लिए मेरे को यहीं से खरीदना पड़ेगा, कहीं और से मैं खरीद नहीं सकता। इसको क्या बोलते हैं लोग? बायलैटरल मोनोपोली कहते हैं। तो इतने तरीके की मार्केट से, इन्हीं मार्केट से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल के साथ मैंने लिख दिए सारे के सारे, इसके बाहर क्वेश्चन आपको नहीं आने वाले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये मार्केट के बारे में था। मार्केट क्वेश्चंस आ जाते हैं एसएससी में, यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस तक में से क्वेश्चंस आते हैं, यहीं से क्वेश्चन आते हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। अब हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है इकोनॉमिक्स के हिसाब से? मैंने पहले बताया, इस पे एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, अनएम्प्लॉयमेंट किसे बोलते हैं, क्या करते हैं। ये एक जनरल नॉलेज टाइप का वीडियो रहेगा वो वाला। यहाँ पे मैं थोड़ी बेसिक सी बातें करता हूँ जो आपके क्वेश्चन में इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट से बन जाते हैं, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में, ठीक है। तो उसकी ही बात करता हूँ। एक चार्ट आपको दिख रहा होगा, इस चार्ट के माध्यम से समझाता हूँ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। अनएम्प्लॉयमेंट को हम तीन तरीके से देखेंगे, डेवलप्ड कंट्रीज में, डेवलपिंग कंट्रीज में और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में, यानी कि विकसित देशों में, विकासशील देशों में और जो अभी विकसित नहीं हुए हैं, जो विकासशील भी नहीं है, विकास की राह पर हैं, उन देशों में अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे बांटा गया है। सबसे पहले डेवलप्ड की बात करते हैं, जो विकसित देश है। विकसित देशों में भी अनएम्प्लॉयमेंट होता है, और वो किस किस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट होता है वहां पे? एक होता है साइक्लिकल और एक होता है फ्रिक्शनल। ये दो तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी वहां पे देखने को मिल जाती है। तो ये कौन सी बेरोजगारी है? अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी वाली? साइक्लिकल। तो ये कौन सी बेरोजगारी है? देखिए साइक्लिकल में क्या होता है, इकोनॉमी जो होती है, कभी कभी अप टर्न होता है, कभी डाउन टर्न होता है, तो कभी रिसेशन आ जाता है। तो इन सब चीजों की वजह से जब बेरोजगारी देखने को मिलती है, कि कभी रिसेशन आ गया, डाउन टर्न हो गया इकोनॉमी में, तो उस वजह से क्या होता है, काफी सारी चीजों में लोग बेरोजगार हो जाते हैं। जैसे अभी आपने देखा कोविड-19 सिचुएशन आई थी, कोविड-19 में बहुत सारे लोग क्या हुए थे, इकोनॉमिकली वीक हो गए थे, कि उनकी जो वो काम करते थे वो नहीं कर पाए, उनको अपना अपना रोजगार छोड़ना पड़ा था। तो इकोनॉमी के डाउन टर्न होने की वजह से, रिसेशन आने की वजह से कभी कभी जो देखने को मिलती है बेरोजगारी, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। अधिकतर डेवलप्ड में ही, अब ऐसा नहीं है कि यहाँ देखने को नहीं मिलेगी, यहाँ भी देखने को मिलेगी, लेकिन अधिकतर ये कहाँ देखने को मिलती है? डेवलप्ड कंट्रीज में देखने को मिलती है। 1 मिनट का टाइम देंगे। अधिकतर कहाँ देखने को मिलती है आपको? डेवलप्ड कंट्रीज में देखने के लिए मिलती है साइक्लिकल, ठीक है। समझ रहे होंगे इस चीज को। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कब आता है? जब इकोनॉमी डाउन टर्न होती है, रिसेशन आता है, कुछ इस तरीके की चीजें होती हैं, तब आपको देखने को मिलती है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट वहां पर। फ्रिक्शनल क्या होता है? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है ये आपको देखना है। देखिए फ्रिक्शनल में क्या होता है, पहले बताता हूँ। साइक्लिकल में क्या हो, साइक्लिकल तो आपको बता दिया। इसी का एक बड़ा फॉर्म क्या हो जाता है, साइक्लिकल को बढ़ा दो अगर, तो वो क्या हो जाती है आपकी? स्ट्रक्चरल हो जाती है। स्ट्रक्चरल में क्या होता है, अगर इसी का बड़ा हुआ रूप है, जैसे यहाँ पे इकोनॉमिक रिसेशन आया, डाउन टर्न आया, वहां पे कुछ लोग बेरोजगार हो गए, अगर वो ज्यादा लंबे टाइम तक चल गया, ऐसे मान लो 8 साल, 10 साल, 15 साल चल गया, तो उनकी जो स्किल्स होती हैं वो स्किल्स उनकी गायब हो जाती है। अब उनकी वो स्किल नहीं रह जाती जिस स्किल से वो काम कर पा रहे थे, तो स्किल का लैग हो जाता है। स्किल के लैग की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट आती है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। अधिकतर कहाँ देखने को मिलती है आपको? डेवलपिंग कंट्रीज में देखने को मिलती है। यानी कि स्ट्रक्चरल में हम बेसिकली क्या बोलते हैं
स्ट्रक्चरल में ये होता है कि स्किल और जो एम्प्लॉयमेंट है, जो भी काम करने के लिए है, उन दोनों के बीच में एक अच्छा खासा गैप देखने को मिल जाएगा। जो काम है उसको करने के लिए स्किल्ड लेबर आपके पास नहीं होंगे, तो वहां पे क्या आएगी, आपकी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट आती है। यहाँ पे स्किल की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, ठीक है, स्किल गैप हो जाता है। ध्यान रखना इस चीज को, कहाँ पे, स्ट्रक्चर में। अब स्किल गैप होता है तो इसकी वजह से दो तरीके की चीजें, रूरल और अर्बन दोनों अलग अलग तरीके की चीजें हो जाती है। रूरल में अलग अनएम्प्लॉयमेंट स्किल की वजह से, और यहाँ पे अलग अनएम्प्लॉयमेंट। तो देखिए क्या होता है, रूरल में सीजनल और डिस्गाइज। सीजनल में क्या होता है, सीजनल में क्या होता है, एक तरीके से मैं बताऊं, मेन चीज क्या है इसमें, स्किल लैक होती है, स्किल नहीं है इसलिए ये एम्प्लॉयमेंट इनको नहीं मिल पा रहा है। तो इस सीजनल में क्या होगा, सीजनल में जैसे आपको एग्जांपल बताऊं, अगर दिवाली का मौका है तो दिवाली के मौके पे कुछ लोग पटाखे बेचते हैं, कुछ लोग अन्य चीजें मतलब बारूद का काम करते हैं, उनके अंदर स्किल है कि वो पटाखे बना सकते हैं, तो वो पटाखे बेच रहे होते हैं। लेकिन जैसे दिवाली चली जाएगी, अब उनका धंधा क्या हो जाएगा, उनका बिजनेस बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको कुछ और काम करना नहीं आता, केवल बारूद का काम करना आता था, तो उन्होंने पटाखे बनाए थे। तो वो क्या होते हैं, सीजनल। एक सीजन के बाद आप अनएम्प्लॉयड हो जाते हो ऑटोमेटिकली। क्यों? क्योंकि आपके पास दूसरा काम या होली के लिए किसी और काम के लिए स्किल नहीं है। अब वो स्किल नहीं है तो आप क्या हो जाओगे, अनएम्प्लॉयड हो जाओगे उस टाइम पे। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। रूरल में होती है ये। इसी के साथ साथ डिस्गाइज्ड होती है। डिस्गाइज्ड में क्या होता है, देखिए डिस्गाइज्ड अगर आप नाम से ही पता कर पाओ तो डिस्गाइज्ड में क्या होता है, जैसे यहाँ पे स्किल की कमी थी, स्किल की कमी होने से क्या हो गया, आप दूसरा वो नहीं कर पाए। लेकिन डिस्गाइज्ड में क्या होता है कि आप काम तो करना चाह रहे हो, लेकिन उसमें हो क्या जाता है, बहुत कम जॉब्स है, यानी कि फ्यू जॉब्स, एक तरीके से बोल सकते हैं फ्यू जॉब्स होती है, लेकिन इसको करने के लिए बहुत सारे लोग हो जाते हैं। इन फ्यू जॉब्स को करने के लिए बहुत सारे लोग हो जाते हैं। तो अब फ्यू जॉब्स में बहुत सारे लोग तो रख नहीं सकते। मान लीजिए 10 लोगों की जरूरत है और आगे उसको भरने के लिए 50 लोग आ गए। अब 50 लोगों को रख नहीं पाओगे, क्यों? क्योंकि 10 ही लोग को आपको रखना है, तो बाकी जो 40 लोग हैं वो क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो वो कौन से कहलाते हैं, डिस्गाइज्ड। यहाँ पे जैसे आप एग्जांपल लो बैंक का, पहले बैंक में कंप्यूटर में काम नहीं होता था, तो बैंक में काम करने वालों की संख्या ज्यादा होती थी। लेकिन अब उनके पास स्किल है, लेकिन ये सारा का सारा काम किसने ले लिया है, कंप्यूटर वगैरह ने, इन सब चीजों ने ले लिया है। तो कंप्यूटर आधा काम कर देता है। तो अब इसमें जो वहां पे लोग होते हैं वो कम होते हैं और डिजिटल माध्यम से काम ज्यादा होता है। तो बाकी के जो लोग रह गए तो वो लोग क्या कहलाएंगे, वो किस में आ जाएंगे, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में आ जाएंगे। क्यों? स्किल तो है लेकिन वहां पे क्या है, वैकेंसीज उतनी नहीं है, फ्यू जॉब्स हैं, उन फ्यू जॉब्स को भरने के लिए लोग ज्यादा आ चुके हैं, उन ज्यादा लोगों को हम वहां पे नहीं रख सकते हैं क्योंकि उतनी वैकेंसी हमारे पास नहीं है। तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। इसी का दूसरा रूप क्या होता है, अर्बन शहर में देखने को मिलता है, वॉलंटरी और टेक्नोलॉजिक। वॉलंटरी में क्या होता है कि हम अपनी इच्छा के अनुसार अनएम्प्लॉयड होते हैं। जैसे मान लो मैं हूं, अगर मेरे पास एक घर है मेरा जिसमें मैं रह रहा हूँ, उसके अलावा एक और मेरे पास घर है, ठीक है, मेरे पास एक स्किल भी है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, कुछ काम कर सकता हूँ, लेकिन मैं वो काम नहीं कर रहा हूँ। क्यों? मैंने क्या कर दिया, जो मेरा दूसरा घर है मैंने उसको किराए पे लगा दिया। तो मेरी मानसिकता क्या बनी कि यार मेरे पास मेरा घर है, मैंने किराए पे लगा रखा है, तो मेरे पास पैसे तो आ ही रहे, मैं काम क्यों करूँ, मैं अपनी एनर्जी वेस्ट क्यों करूं। तो स्किल है उसके पास कुछ करने के लिए, लेकिन वो अपनी इच्छा के अनुसार अपनी मर्जी से कुछ और काम नहीं करना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि उसको बैठे बैठे किराए से पैसे मिल रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगी, वॉलंटरी बेसिस पे अनएम्प्लॉयमेंट। वो खुद ही चाह रहा है कि मैं काम ना करूं। वो दिख रहा है आपको दिख रहा है बेरोजगार है, लेकिन उसके बाद भी क्या हो जाएगा, वो रोजगार में है क्योंकि उसको बैठे बैठे पैसे मिल रहे हैं। समझ रहे हैं इस चीज को? तो वॉलंटरी बेसिस पे क्या, वो अनएम्प्लॉयड है। एग्जाम्पल समझ रहे होंगे उसका, टेक्नोलॉजी है, ये तो बहुत ईजी है। टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है तो उस आधार पे भी बहुत से लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। मान लीजिए एक टाइम था जब लोग स्कूटर में चला करते थे, आज स्कूटर बहुत कम हो चुके हैं। तो स्कूटर बनाने वाले जो लोग थे उनके पास जो स्किल्स थी वो उनके पास बाइक बनाने के लिए मालूम नहीं है, कार बनाने के लिए, एरोप्लेन बनाने के लिए नहीं है। तो उनके पास स्किल क्या थी, स्कूटर बनाने की थी। स्कूटर चल नहीं रहे, तो अब उनको क्या होना पड़ेगा, बेरोजगार। क्यों? क्योंकि अब तो स्कूटर आते ही नहीं है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप किसी और चीज में बात करो, एफएम रेडियो की बात करो, तो पहले रेडियो चलते थे तो रेडियो बनाने के लिए लोग थे। अब उनके पास स्किल थी कि वो रेडियो बना सकते थे, लेकिन अब आज के दिन में क्या है, मोबाइल के अंदर आपको एफएम देखने को मिल जाता है। तो उनके पास ये स्किल नहीं है कि वो एफएम बना ले। तो टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से वो लोग क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो, क्योंकि उनकी जो स्किल थी वो पहले की टेक्नोलॉजी के लिए थी, आज की टेक्नोलॉजी के लिए नहीं है। तो इस वजह से क्या हो गया, उनको अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ा। तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, टेक्नोलॉजिक अनएम्प्लॉयमेंट, उस चीज को बोलते हैं। अंडर डेवलप में क्या होता है, क्रोनिक, ये बहुत वो होती है। क्रोनिक में क्या होता है, क्रोनिक में ये होता है कि कोई मान लो जैसे अफ्रीका कंट्री के देश हैं अधिकतर देश, वहां पे क्या होता है कि उनके पास संसाधन ही नहीं है कि वो लोग नए नए जॉब्स को क्रिएट कर सकें, प्रोडक्टिविटी ही नहीं है उतनी।
है बहुत लोग काम करने के लिए, लेकिन उनके पास संसाधन इतने नहीं है कि नई जॉब्स को क्रिएट कर सके। तो वहां पे क्या आती है, क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट आती है। क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि आपके पास कुछ है ही नहीं करने के लिए। आप करना तो चाहते हो, लेकिन आपकी गवर्नमेंट या आपके देश में इतने संसाधन नहीं है कि आप कुछ करना चाहो और आपको वहां पे वो प्रदान किया जा सके कि आप सर्विस दे सके। ठीक है, वहां पे उनकी तरफ से ये कमी हो जाती है कि वो आपको कुछ दे ही नहीं सकते हैं काम करने के लिए। ये बहुत घातक होती है। अधिकतर कहाँ होती है, अंडर डेवलपमेंट होती है। कौन सी, क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट ही होती है। तो ये सारी की सारी क्या थी, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट थी। हम देखिए पहले क्या देखिए हमने, मार्केट्स के बारे में देखा था आज। मार्केट्स के बाद क्या देखा हमने, अनएम्प्लॉयमेंट देखा। ठीक है, ये सब चीजें थी। तो अब मैं आगे बताऊंगा आपको, बाद में क्या पढ़ाऊंगा आपको, बाद में प्रोडक्शन फंक्शन बताऊंगा अगले वीडियो में। उसके बाद हम आगे चलेंगे तो यही चीजें देखेंगे, फिर आपको ये सब खत्म हो जाने वाला है। ठीक है, आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, इसके आगे हम बाद में देखेंगे। फिर से आपको याद दिला दूं एक बार फिर से, आपको पता है न्यू ईयर लग चुका है, आपका साल अच्छा जाएगा, आप अपनी ड्रीम जॉब को पाएंगे ऐसे हम उम्मीद करते हैं। साथ ही अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं, नोटिफिकेशन आ चुका है जैसे मैं पहले बता रहा था। ये कोड डालना है, इस वेबसाइट पे आपको जाना है और यहाँ पे जाने के बाद आपको 40% का ऑफ मिलेगा और आप एक अच्छे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। साथ ही आप इस वेबसाइट पर ही जाने के बाद फ्री मॉक टेस्ट वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई आपको पे उसके लिए नहीं करना है। फ्री मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अपने आने वाले एग्जाम्स में अपने को परख पाते हो कि आप कहाँ खड़े हो और कहाँ नहीं खड़े हो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, जिसमें आपको बताऊंगा क्या, प्रोडक्शन फंक्शन। उसके बाद एक वीडियो और आएगा, फिर हम लोग इसको, जिसमें बताऊंगा मोस्ट प्रोबेबली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। फिर हम इसको खत्म करेंगे, आपकी पूरी इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगी और आप इसके बाहर से क्वेश्चन अपने एग्जाम में नहीं देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।